दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारे कृषि विपणन, जो हमारे राजस्थान की इकोनॉमिक्स से संबंधित है। काफ़ी बार परीक्षा में इससे सवाल आ जाते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो कृषि विपणन किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने और कृषि उत्पादों के कुशल वितरण को सुगम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हमारे कृषि विपणन क्या है? किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने और जो हमारे कृषि उत्पाद है उनके कुशल वितरण को सुगम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभावी विपणन प्रणाली मूल्य स्थिरीकरण में सहायता करती है। क्या होता है? प्रभावी विपणन प्रणाली क्या करती है? मूल्य स्थिरीकरण में सहायता करती है। यदि आपकी विपणन प्रणाली प्रभावी हो तो इससे मूल्य स्थिरीकरण होता है, मतलब नियमित आय होनी शुरू होती है। आधुनिक प्रथाओं में निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे क्या होता है? अंततः सतत कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। क्या होता है? सतत कृषि विकास को इससे बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण समुदाय इससे सशक्त होता है। क्या होता है? ग्रामीण समुदाय इससे क्या होगा? सशक्त होगा। एक परस्पर जुड़ी अर्थव्यवस्था में, मतलब एक परस्पर जुड़ी अर्थव्यवस्था में मजबूत कृषि विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा काम आता है। क्या होता है? कि परस्पर जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें क्या हमारा पशुपालन, कृषि और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? कृषि विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और जो हमारे आर्थिक विकास है इसको बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि उत्पादों के विपणन को बेहतर करने के लिए, क्या कृषि उत्पादों के विपणन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। जैसे पहली बात करें नए बाजार यार्डों की स्थापना। क्या नए बाजार यार्डों की स्थापना की बात करें तो राज्य सरकार ने नए मंडी यार्ड स्थापित किए हैं। क्या किए हैं? नए मंडी यार्ड स्थापित किए हैं, जिससे पिछले 5 वर्षों में स्वतंत्र मंडियों की संख्या 145 से बढ़ के कितनी हो गई? 173 हो गई है। क्या हो गई है? पिछले 5 वर्षों में स्वतंत्र मंडियों की स्थापना 145 से बढ़ के 173 हो गई है। एपीएमसी अधिनियम की बात करें तो इसके तहत निजी मंडी यार्डों और जो हमारे निजी ई उप मंडी हैं इनकी स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। किसानों की जो मंडी यार्डों तक पहुंच बनाने के लिए, क्या किसानों की मंडी यार्डों तक पहुंच बनाने के लिए राज्य में कई नए उप मंडी यार्डों का निर्माण भी किया गया है। क्या किया गया? कि हमारे कई नए उप मंडी यार्डों का निर्माण किया गया है। वर्तमान की बात करें तो राज्य में कुल 335 उप मंडी यार्ड अधिसूचित किए गए। कितने? 335 उप मंडी यार्ड अधिसूचित किए गए। अब बात करें कि इसके विपणन के अंदर सुधारों को अपनाने की, तो मॉडल एक्ट 2003 की सिफारिशों और इसके बाद के ड्राफ्ट मॉडल एक्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में एपीएमसी अधिनियम में कई संशोधन किए गए। क्या किया गया? राजस्थान के एपीएमसी अधिनियम में कई संशोधन किए गए, मतलब उन संशोधनों को अपनाया गया। जैसे हमारे निजी बाजार, प्रत्यक्ष विपणन, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बाजार शुल्क की एकल बिंदु वसूली, एकल एकीकृत लाइसेंस जैसे हमारे जो प्रावधान है मंडी अधिनियम में शामिल किए गए और इस संबंध में नियम भी बनाए गए। फिर जो हमारी मंडी यार्ड है, तो मंडी यार्ड के अंदर आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता भी की जा रही है। जैसे हमारे सभी बाजार समितियां किसानों व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। कृषि उपज की नीलामी के लिए ढके हुए प्लेटफॉर्म, गुंबद, पक्की आंतरिक सड़कें, सौर ऊर्जा, हमारे जल संचयन, इलेक्ट्रॉनिक तौल प्रणाली, नीलामी मूल्य प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले बोर्ड, किसान विश्राम गृह, किसान भवन, पेयजल, रोशनी, शौचालय, पार्किंग और कैंटीन जैसी बहुत सारी सुविधाएं जो हमारे बाजार यार्ड है इसके अंदर ही उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सब हमारे किया जा रहा है। फिर बात करें सहकारी विपणन संरचना की, तो राज्य में कुल 278 क्रय विक्रय समितियां और फल और सब्जी विपणन समितियां पंजीकृत है। कितनी? 278 क्रय विक्रय समितियां और फल एवं सब्जी विपणन समितियां पंजीकृत है। फिर बात करें राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला। क्या राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2024 की बात करें तो यह मेला 19 मई 2024 से 28 मई 2024 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। हमारा राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला है 2024 तो ये मेला क्या है? हमारी 19 मई 2024 से 28 मई 2024 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया है। इन मेलों में राज्य और अन्य राज्यों की सहकारी संस्थाओं के द्वारा, राज्य और अन्य राज्यों की जो सहकारी संस्थाएं उनके द्वारा अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री के लिए लाया जाता है। अब बात करें पशु मेलों के विस्तार की,
तो इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, पशु मेलों में भी विस्तार कर रहे हैं। तो पशु मेलों में विस्तार की बात करें तो पहले यह मेले 7 जिलों में आयोजित किए जाते थे। अब क्या 11 अतिरिक्त पशु मेलों के आयोजन की स्वीकृति भी दी गई है कि मतलब 11 और जिलों के अंदर हम पशु मेले आयोजित करेंगे। जो मंडी यार्ड और उप यार्ड से संबंधित जितने भी निर्माण कार्य है, जैसे सड़क निर्माण और अन्य विभागीय जमा कार्य, इनको भी जो अधूरे कार्य पड़े हैं उन सबको कार्य को भी पूरा किया जाएगा, तभी तुम्हारे पशु मेले आयोजित किए जाएंगे। फिर बात करें सहकारी उपभोक्ता संरचना, तो उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी से बचाने के लिए सहकारी संस्थाएं प्रभावी रूप से काम कर रही है और उपभोक्ता उत्पादों को उचित कीमत पर उपलब्ध करा रही है। क्या उपभोक्ता उत्पादों को क्या उचित कीमत पर उपलब्ध करा रही है। इसी उद्देश्य से कुल 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत किए गए, जिसमें 33 तो के जिला स्तर पर काम कर रहे हैं। कितने? 33 जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, टोटल कितने? 38। उपभोक्ता क्षेत्र में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, जिसे कॉन्फेड कहते हैं, एक शीर्ष संस्था के रूप में काम कर रहा है। उपभोक्ता क्षेत्र में क्या? राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, जिसे कॉन्फेड कहते हैं, ये शीर्ष रूप में काम कर रहा है। तो कॉन्फेड की बात करें, कॉन्फेड क्या है? तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, जिसे कंज्यूमर फेडरेशन या कॉन्फेड कहते हैं, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका गठन राजस्थान राज्य में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने और उपभोक्ता सहकारी समितियों के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका गठन किस लिए किया गया है? कि राजस्थान राज्य में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने और उपभोक्ता सहकारी समितियों के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। फिर एक हमारे कृषि विपणन निदेशालय 1974, तो कृषि विपणन निदेशालय 1974 में स्थापना की गई थी। किसकी? यदि आपसे पूछ ली जाए कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। फिर एक कोष भी हमारे कृषि कल्याण कोष, क्या? कृषक कल्याण कोष, इसकी स्थापना हमारे 16 दिसंबर 2013 में की गई थी। कृषक कल्याण कोष की स्थापना हमारे 16 दिसंबर 2013 में की गई थी, जिस शुरुआत में से 1000 करोड़ की राशि के साथ शुरू किया गया था। कितना? 1000 करोड़ की राशि के साथ शुरू किया गया था। वर्तमान में ये राशि 7500 करोड़ की कर दी गई है। कितनी? 7500 करोड़ की कर दी गई है। हमारे विपणन से संबंधित एक नीति भी है हमारी, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। क्या? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। तो ये 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार। देखें तो अवसंरचना निर्माण के लिए, मतलब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, जो फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर यदि कोई हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कोई जैसे बिल्डिंग बनाते हैं या फिर हमारे कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो स्टोरेज के लिए बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें क्या पैसा मिलता है। पैसा यदि कोई लेते हो तो कोई भी कृषक या FPO, मतलब फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसान या फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो जितना खर्चा आएगा उसका 75% और अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान मिल जाएगा। अन्य जो पात्र उद्यमी होंगे उनको 50%, मतलब अधिकतम 1.5 करोड़ तक का अनुदान दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सरकार इनको दे देगी अनुदान। ब्याज सब्सिडी की बात करें, फिर बाकी के पैसे जो लगेंगे, जैसे हमारे कृषक और FPO है, इनमें यदि कोई SC ST और युवा है जो 35 साल से कम आयु का है, उनको 5% का अनुदान मिल जाएगा। और नहीं, ब्याज सब्सिडी 5% की दी जाएगी, और जो हमारे SC ST महिला और युवा है जो क्या 35 साल से कम उम्र के हैं, उनको 6-7% सब्सिडी दी जाएगी, मतलब 1% एक्स्ट्रा दिया जाएगा SC ST महिला और युवा वर्ग को। तो आप देख सकते हैं शेष राशि के लिए है, मतलब 75% तो पहले अनुदान दे दिया गया है, 25% जो राशि उनको चुकानी है, उसमें भी क्या है 5% सब ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, और SC ST महिला और युवा के लिए जो 35 साल से कम के हैं वो 6% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसके अंतर्गत एक और चीज़ आती है, और वो क्या आती है, हमारे फल फूल सब्जियों के परिवहन के लिए। जैसे हमारे फल फूल और सब्जियां परिवहन के लिए यदि 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए परिवहन कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है ये, मतलब जैसे कोई ट्रक लिया, गाड़ी ली, या लोडिंग के लिए, तो बहुत सारे काम होते हैं। इनमें यदि ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें फल फूल और सब्जियां यदि 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लिए जा रहे हैं, तो 10 लाख तक अनुदान दिया जाता है। तो सामान्य प्रसंस्कृत यदि कृषि उत्पाद है,
उनके निर्यात करते हो, मतलब नॉर्मल जो आपने प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद है उनके निर्यात पर 3 वर्ष के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। जिसमें प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद है, यदि मान लो कि आपने जो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर चीज़ है लेकिन वो कैसा है, जैविक है, तो 5 साल के लिए 20 लाख का अनुदान दिया जाता है। तो नॉर्मल के लिए तो 3 साल के लिए 15 लाख का, और जैविक उत्पादों के लिए 5 साल के लिए 20 लाख का अनुदान दिया जाता है। फिर एक योजना आती है मेरी कृषि प्रदर्शन। कृषि प्रदर्शन की बात करें तो देखकर विश्वास करने के कृषि सिद्धांत के आधार पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने हेतु देखकर विश्वास करने के कृषि सिद्धांत के आधार पर कृषि तकनीक को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजन किए जा रहे हैं। कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। फिर आता हमारा ग्राह्य परीक्षण केंद्रों का संचालन और ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता। ग्राह्य परीक्षण केंद्रों का संचालन और ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता। तो उद्देश्य की बात करें तो राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कार्यरत कृषि अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त नवीनतम कृषि तकनीकी अनुसंधान सिफारिशों का विभिन्न कृषि जलवायु खंडों में अग्रिम सत्यापन कराना है। गतिविधियाँ क्या क्या होगी हमारी इसके अंदर, तो ये हमारे समझ में तो आ ही गया होगा आपको। ग्राह्य परीक्षण केंद्र है, इनका संचालन करना, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता देनी है। तो उद्देश्य क्या है, राज्य के कृषि जितने विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं इनके अधीन जितने भी हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, उनसे प्राप्त जो हमारा नवीनतम कृषि तकनीक अनुसंधान है, नवीनतम कृषि तकनीक अनुसंधान है, उनकी सिफारिशों का जितने भी हमारे 10 कृषि जलवायु खंड है उनमें अग्रिम सत्यापन करना है। इसके अंदर क्या क्या करेंगे, समस्या समाधान के लिए प्रशिक्षण आयोजन करेंगे। समस्या समाधान के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे। किसान मेलों के माध्यम से नई उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार किया जाएगा। किसान मेलों के माध्यम से नई उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार किया जाएगा। जैविक खेती की उन्नत तकनीक विकसित की जाएगी। क्या किया जाएगा, जैविक खेती की नई नई उन्नत तकनीकें विकसित की जाएगी। राजस्थान राज्य बीज निगम के सहयोग से बीज उत्पादन कार्यक्रम भी किए जाएंगे। अब हम बात करें कृषि विपणन की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। एक योजना हमारी मुख्यमंत्री राजीव गांधी कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री या राजीव गांधी कृषक साथी योजना, पहले राजीव गांधी था, अब मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कर दिया गया। 2009 से चल रही है। इसके दौरान क्या होता है, कार्यस्थल पे विपणन जो गतिविधियां होती है उनके दौरान कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है यदि किसी की भी, तो उसको 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। किसको दिया जाएगा, जितने भी हमारे कृषक है, खेतीहर मजदूर है, हमाल तो जानते होंगे। हमाल वो होते हैं जो हमारे जो बोरियां उठाते हैं, बोरियां उठा के इधर से उधर लोडिंग का काम करते हैं, उन्हें हमाल कहते हैं। तो इस तरह कृषक, खेतीहर मजदूर और हमाल, तीनों में से कोई भी यदि घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है, कार्यस्थल पर, घटनास्थल तो क्या, कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। फिर आता हमारा किसान कलेवा योजना। तो ये इसकी शुरुआत जनवरी 2014 में की गई थी। जनवरी 2014 में किसान कलेवा योजना की शुरुआत की गई थी। फिर हमारी जो मंडियाँ हैं उनकी कई श्रेणी में बटी होती है। तो ए और ब श्रेणी की जो मंडियाँ हैं, कृषि उपज मंडी समितियाँ हैं, वहाँ पे क्या है, भोजन, पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। तो राज्य के अन्य सभी वित्तीय रूप से व्यवहार मंडियों में 5 रुपये में कृषक को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। कितना, 5 रुपये में। फिर आते महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। मंडी श्रमिक कल्याण योजना की बात करें, महात्मा ज्योतिबा फुले की विशेषताओं की बात करते हैं, इसमें प्रसूति सहायता दी जाती है। 2 प्रसूति अवधि के लिए 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि दी जाएगी। जिसमें जो रजिस्टर्ड मंडी के अंदर जो हमारे मजदूर हैं, तो महिला मजदूरों के उनको 2 प्रसूतियों के लिए 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि दी जाती है। उनके बच्चों की सहायता या उनकी शादी, खुद की शादी की बात करें तो खुद की शादी के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और 2 बेटियों की शादी तक के लिए भी 50,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारी नया बजट आया है, राजस्थान बजट 2025-26, तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुज्ञाधारी जो श्रमिक है, उनके 2 पुत्रियों की सीमा तक विवाह की सहायता के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति विवाह राशि कर दी गई। फिर बात करें छात्रवृत्ति, तो श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को 60% से अधिक अंक लाने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। चिकित्सा सहायता गंभीर बीमारी पर, तो क्या है, अधिकतम 20,000 रुपये की चिकित्सा सहायता दी जाएगी गंभीर बीमारी होने पर। पितृत्व अवकाश की बात करें तो 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि दी जाएगी।
15 दिन की मजदूरी के समतुल्य क्या सहायता राशि दी जाएगी पितृत्व अवकाश में। फिर एक योजना आती है कृषक उपहार योजना। क्या योजना का नाम है? कृषक उपहार योजना। तो इसमें क्या है, यदि कोई भी किसान अपना जो सामान है, कृषि उपज है, इसको यदि ई नैम के माध्यम से बेचता है, ई नैम मतलब, ई नैम तो आपने काफ़ी सुना होगा, ई एन एम, ई नैम मतलब इलेक्ट्रॉनिकल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके थ्रू यदि कोई अपने उपज को बेचता है तो ये योजना है वो शुरू की गई है हमारी जनवरी 2022 से। तो हर 10,000 रुपये की यदि सामान बेचता है तो उसे एक कूपन दिया जाएगा, बिक्री कूपन आएगा उसके नाम से। क्या 10,000 की बिक्री पे एक बिक्री कूपन दिया जाएगा। और ई नाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से बिक्री के मूल्य के गुणक, मतलब जैसे 1,00,000 रुपये का सामान बेचा तो 10 कूपन आएंगे। तो ऐसे करके जितने सामान बेचेंगे उतने 10,000 रुपये पे एक कूपन आएगा। तो उन कूपन पे क्या पैसे लिखे होते हैं, क्या जो कूपन आते हैं तो कूपन खुलता है तो कूपन में क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो इस तरह कृषकों को सहायता दी जाती है। फिर सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। क्या सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना की बात करें तो कृषि उपज के विक्रय के पश्चात ई भुगतान प्राप्त करने पर, यदि आपने जो कृषि उपज है उसको बेच दिया, बेचने के बाद जो आपने पैसा लिया है वो ऑनलाइन खाते में लिया है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है क्या कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का ई भुगतान आपने प्राप्त किया, मतलब आपने कृषि उपज बेची और 50,000 रुपये प्राप्त किए उपज के बदले, तो 1,000 रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। क्या एक्स्ट्रा 1,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा। क्या 2021-22 के बजट में क्या बताया गया, तो प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा। रिक्को के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क बनाए जा चुके हैं। क्या 4 एग्रो फूड पार्क बनाए जा चुके हैं, कहाँ कहाँ, बोरनाडा जोधपुर में, रानपुर कोटा में, अलवर और श्रीगंगानगर, यहाँ पे 4 तो क्या हमारे एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा मेगा फूड पार्क हमारे रूपनगढ़ अजमेर में, मथानिया जोधपुर में और पलाना बीकानेर में, तो 3 हमारे मेगा फूड पार्क है। अभी जो हमारा बजट आया राजस्थान बजट 2025-26, तो इसमें क्या बताया गया, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा और सांचौर जालौर में एग्रो फूड पार्क एक और बनाया जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कितने 5 एग्रो फूड पार्क हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि नीति है हमारी राजस्थान निवेश संवर्धन नीति 2024, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो पॉलिसी है, रिप्स पॉलिसी, तो इसमें भी हमारे इसको शामिल किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि एग्रो फूड प्रोसेसिंग में लगे उद्यमों को इकाई द्वारा, यदि कोई इकाई है यदि इस क्षेत्र के अंदर पैसा लगाती है तो पूंजी निवेश का 50% विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जितना भी निवेश किया जाएगा उसका 50% विशेष प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, जो अधिकतम कितना होगा 1.5 करोड़ तक होगा। इसके अलावा SC/ST महिला उद्यमियों द्वारा स्वामित्व वाली FPO और उन उद्यमों को आदिवासी उप योजना के तहत पहचाने गए क्षेत्रों में इकाई स्थापित कर रहे हैं तो उनको अतिरिक्त 5% पूंजी सब्सिडी प्रदान किया जाएगा, मतलब 55% उनको दे दिया जाएगा, 5% अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी दे दी जाएगी। फिर एक आता हमारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण, मतलब PMFME एक योजना है। तो इस योजना के तहत क्या है, इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए, क्या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को 35% की दर से 10 लाख तक की अधिकतम अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो इस योजना के तहत क्या किया गया है, हमारे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के जो आवेदक हैं उनको 35% की दर से 10 लाख की तक की अधिकतम अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो इस योजना के तहत सभी प्रकार की छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है। इस योजना के तहत क्या सभी प्रकार की छोटी जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं उनकी स्थापना की अनुमति प्रदान की जाती है। देश में हमारे असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हैं उनके उन्नयन के लिए ये योजना लाई गई है। तो 35% की दर से 10 लाख तक का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा, व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक होंगे उनको केवल। राज्य में नोडल एजेंसी कौन रहेगी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और ये जो पैसा है अनुदान का ये हमारे केंद्र राज्य में 60-40 के अनुपात में बांटा जाएगा। 5 साल की कार्यावधि की बात करें तो 2021 से 24-25 तक ये योजना चलेगी PMFME। तो इस तरह आज हमने विपणन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।